हे गाइस, वेलकम टू आई स्कूल। आज हम जानेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद रिलेशन, दैट व्हाट इज रिलेशन। उसके बाद हम जानेंगे दैट व्हाट इज फंक्शंस। अपने आप में दो टॉपिक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। देखो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का एक सिंपल सा मीनिंग है रिश्ता, यानी कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कनेक्शन जो है, उस कनेक्शन को हम डिफाइन करते हैं रिश्ते से। क्लियर? देखो कैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा और डीप। एक की हमने पर्सन बनाया, ये पर्सन जो है दूसरे पर्सन से हम कहें कनेक्टेड है। ये पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड है। तो जब ये पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड है, तो किस रूल के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है, किस रूल के थ्रू कनेक्टेड है, हम कहेंगे कि ये जो फर्स्ट पर्सन है वो ब्रदर है सेकंड पर्सन का। तो यहां पे जो हमने रूल डिफाइन किया है, इसी रूल को बोलते हैं रिलेशन। इसी रूल को क्या बोलते हैं? रिलेशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है किसी और पर्सन से भी कनेक्टेड हो। कनेक्टेड तो ये किसी और पर्सन से भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में हम कहें ये जो ये कनेक्ट हो रहा है दूसरे पर्सन से बाय फ्रेंडशिप के थ्रू हो रहा है, यानी कि ये जो फर्स्ट पर्सन है दूसरे पर्सन का फ्रेंड है। तो इनके बीच का जो रूल है वो चेंज हो गया। इनके बीच का जो रूल है वो बन गया फ्रेंड्स का, यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन बन गया फ्रेंड का बन गया। यहां से हमको इतना पता चला कि जो रिलेशन है वो एक पर्सन का काफी सारे पर्सन से हो सकता है। क्लियर? यानी देखो ये पर्सन इस पर्सन से कनेक्टेड है, ये पर्सन इस पर्सन से कनेक्टेड है, यानी कि रूल डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि रिश्ते अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम रियल लाइफ में देख लें, हमारे चाचा ताऊ, बहुत सारे रिलेशन है हमारे, यानी कि एक पर्सन के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। रिलेशन समझ गए? रिलेशन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में रिश्ता। अब इसको हम मैथ्स में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? मैथ्स में हम कैसे समझेंगे कि रिलेशन किन किन टर्म्स के बीच में होता है? क्या रिलेशन लाइंस के बीच में भी होता है? क्या रिलेशन ट्रायंगल्स के बीच में भी होता है? क्या रिलेशन डिफरेंट फिगर्स के बीच में भी होता है? अगर होता है तो हम उसको कैसे समझेंगे? तो चलो क्या करते हैं, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं रिलेशन को मैथमेटिक्स में। देखो, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन का पहले प्रॉपर मीनिंग समझते हैं। क्लियर? तो देखो इसका मीनिंग समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक सेट। हमने क्या किया, एक ए सेट बनाया, एक बी सेट बनाया। ए सेट के अंदर हमने एलिमेंट लिखे 1 2 और 3, बी सेट के अंदर हमने एलिमेंट लिखे 4 5 और 6। क्लियर यहां तक? अब देखो जो 1 है, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के जो एलिमेंट है वो है 4 5 6। तो देखो 1 जो है वो 4 से भी कनेक्ट हो सकता है, 1 ऐसे ही 5 से भी कनेक्ट हो सकता है, 1 ऐसे ही 6 से भी कनेक्ट हो सकता है। ऐसे ही जो 2 है वो भी 4 से कनेक्ट हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। सिमिलरली 3 भी तो 4 से कनेक्ट हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। तो अगर हमें इनको लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि जो 1 है वो 4 से कनेक्टेड है, 1 जो है 5 से भी कनेक्टेड है, 1 जो है 6 से भी कनेक्टेड है। ऐसे ही हम यहां पे लिखें, अगर जो 2 है 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, 2 6 से कनेक्टेड है। ऐसे ही 3 भी 4 से कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है और 6 से भी कनेक्टेड है। इस तरीके से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बन गए वो ऐसे बन गए। देखो 1 4 से कनेक्टेड, 5 से कनेक्टेड, 6 से कनेक्टेड। सिमिलरली 2 भी 4 से, 5 से, 6 से, 3 भी 4 से, 5 से और 6 से कनेक्टेड है। अब जरा अब इसको अगर ध्यान से देखो, हम यहां पे इसका एक सेट बना दें, इन ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दें, तो ये आपको और कुछ नहीं क्या दिखेगा, ए क्रॉस बी दिखेगा। क्या दिखेगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये हमने पहले भी जान रखा है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए क्रॉस बी में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि नंबर ऑफ पॉसिबल हमारे पास केसेस बन सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे हम कहें कि जो आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का।
आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन देखते हैं क्या है, देखो एक बार। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ए सेट लिया है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। बी भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर भी एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ए को बी से कनेक्ट करवाया, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से कनेक्ट करवाया, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बन गए ये बन गए। और इनको सबसे पहले क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, यानी कि 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसको एक सेट की फॉर्म में लिखा, और वो सेट हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमें पता है क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहां पे कह रहा है कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। कैसे, देखो रिलेशन है सबसेट ए क्रॉस बी का, तो यहां पे हम एक रूल डिफाइन करते हैं, आर जो है ए कॉमा बी इज सच दैट, ए कॉमा बी इज सच दैट बी इक्वल ए प्लस में 3, जहां पे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये हमने एक रूल डिफाइन किया है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, देखो यहां पे जो ए है वो क्या है, कैपिटल ए के एलिमेंट है, जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी के एलिमेंट है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो ये रूल है देखो बी इक्वल्स ए प्लस 3 है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर ए सेट के एलिमेंट यानी कि 1, 2 और 3 पुट करते जाएं तो हमको बी की वैल्यू मिलती रहेगी। तो यानी कि ये कुछ ऐसा आ जाएगा, आर इक्वल्स ए की जगह पे 1 रखा तो 1 प्लस 3 दैट इज 4, तो ये हो गया 1,4। फिर ए की जगह पे हम 2 रखते हैं, 2 प्लस 3 तो ये हो गया 5, ये हो गया। अब ए की जगह पे 3 रखा, 3 प्लस 3 6, तो ये हो गया 3,6। इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो जो हमारा आर निकल के आया है, आर क्या आया है हमारा, और कुछ नहीं, ये जो एलिमेंट्स आए हैं वो ए क्रॉस बी के अंदर से ही आए हैं। देखो ध्यान से, 1,4 यहाँ पे प्रेजेंट है, 2,5 ये प्रेजेंट है, और 3,6 ये प्रेजेंट है। तो ये किसके अंदर से निकल के आए हैं, ए क्रॉस बी सेट के अंदर से निकल के आए हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो आर है वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, ऐसे कह सकते हैं हम। क्लियर। तो अब डेफिनेशन एक बार और पढ़ो। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगी कि डेफिनेशन क्या है, कि अ रिलेशन आर, रिलेशन को किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यही हमने यहां पे निकाला है, यानी कि रिलेशन क्या हो गया, एक सेट ऑफ रूल जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि ए क्रॉस बी में प्रेजेंट होंगे। एक बार और, रिलेशन क्या होगा, एक ऐसा सेट ऑफ रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि ए क्रॉस बी सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर यहां तक। अब हमें बहुत अच्छे से आ गया है, जो आर है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। क्लियर यहां तक। चलो यहां तक बात क्लियर हो गई, हमने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली। अब बात आती है, यहां पे कुछ लिखा हुआ है कि आर जो है सबसेट तो है ही है, लेकिन इक्वल्स भी है ए क्रॉस बी के। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा भी रूल डिफाइन कर सकते हैं, कैसा, कि जिस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास आर सेट के अंदर आ जाएं। वो रूल चलो डिफाइन करते हैं, देखो कैसे। इसी रूल में हम कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं। देखो इसी रूल में हमने कुछ चेंज किए, वो चेंज किए हमने कि जो ए है वो स्मॉलर हो जाएगा बी से। हम कहें जो ए है वो स्मॉलर है बी से। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको हमने यहां पे रब कर दिया, इसको भी हमने रब कर दिया, और ये भी हमने रब कर दिया। तो देखो रूल है हमारा ए इज स्मॉलर देन बी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखो यहां पे आप एलिमेंट्स देखो कि जो ए के एलिमेंट है, कैपिटल ए के एलिमेंट जो फर्स्ट में है वो कैपिटल ए के एलिमेंट है, जो सेकंड में है वो कैपिटल बी के एलिमेंट है। तो देखो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है वो हमेशा आपको सेकंड वाले एलिमेंट से छोटे दिखेंगे। 1 जो है छोटा है 4 से, 1 5 से भी छोटा है, 1 6 से भी छोटा है। ऐसे ही 2 भी 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 2 6 से भी छोटा है। 3 भी 4 से छोटा है, 3 5 से भी छोटा है, 3 6 से भी छोटा है। यानी कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे
हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना आप, कि हम R के अंदर कहेंगे कि R के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो A क्रॉस B के अंदर प्रेजेंट है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे कि 1,4, 1,5 और 1,6, ऐसे ही 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 और 3,6, ये सारे एलिमेंट R के अंदर आ जाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो R है वो इक्वल हो जाएगा A क्रॉस B के। क्लियर? तो हम ऐसा भी रूल डिफाइन कर सकते हैं जिस रूल के अकॉर्डिंग A क्रॉस B के सारे एलिमेंट आ जाएं R के अंदर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो R है वो सबसेट तो है ही है और इक्वल भी है A क्रॉस B के। क्लियर यहां तक बात? यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना? अब देखते हैं नोट। नोट में क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज 2 की पावर NA इंटू NB। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अभी हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे दो रूल डिफाइन किए। अब जरूरी तो नहीं है कि क्या हम दो ही रूल डिफाइन कर सकते हैं, हम बहुत सारे रूल डिफाइन कर सकते हैं A से B की तरफ, बहुत सारे कर सकते हैं। अब वो बहुत सारे कितने रूल डिफाइन कर सकते हैं हम, वो ही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जो हम वो जो बहुत सारे रूल हैं वो कर सकते हैं हम 2 की पावर NA इंटू NB, इतने रूल डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर NA इंटू NB क्या हुआ, देखो NA का मतलब होता है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है, NA का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ A, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे ये जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, A सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3, यानी कि हम कहेंगे जो कार्डिनल नंबर ऑफ A है वो कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही कार्डिनल नंबर ऑफ B कितना हो जाएगा, 3। यानी कि हम कितने रूल डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3 इक्वल 2 की पावर 9। क्लियर यहां तक? ऐसे ही आप यहां पे भी लिखो कि जो NB का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ B। क्लियर? तो यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन A से B की तरह हम कितने डिफाइन कर सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 9। इतनी बात समझ में आई? रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमें। रिलेशन क्या होता है, सबसेट इक्वल्स टू A क्रॉस B होता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं, A से B की तरफ, कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, ये 2 की पावर में आएगा। क्लियर यहां तक? चलो यहां तक हमने समझ लिया कि रिलेशन क्या है। अब देखते हैं रिलेशन के टाइप्स। रिलेशन के कुछ टाइप्स भी होंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम जानते हैं एम्प्टी रिलेशंस के बारे में। तो एम्प्टी रिलेशन क्या हुआ, देखो एम्प्टी रिलेशन का नाम से ही मतलब हो रहा है ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, यानी कि ऐसा रिलेशन जो कि खाली हो। एम्प्टी रिलेशन का सबसे पहले तो 3 नाम होते हैं, एक तो एम्प्टी रिलेशन हो गया, दूसरा नाम हो गया इसका नल रिलेशन, और तीसरा वॉइड रिलेशन। क्लियर? एम्प्टी रिलेशन को 3 नामों से जाना जाता है, एक एम्प्टी, नल और वॉइड। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। इसका मतलब क्या हुआ? अब डेफिनेशन में ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें छुपी रखी है। देखो यहाँ पे लिख रखा है a relation R in a set A। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A का A से ही रिलेशन है। जब भी आप यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी लाइन देखोगे a relation R in a set A, इसका मतलब ये होता है कि A का A से ही रिलेशन है। अभी जब हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था तो रिलेशन में हमने क्या देखा, रिलेशन में हमने देखा कि A का B से रिलेशन हो रहा था, यहां पे A का A से ही रिलेशन होगा। A जो है वो A से ही रिलेट होगा, इस तरीके से A जो है A से ही रिलेट होगा। जो A के अंदर एलिमेंट होंगे 1 2 3, तो वो इस A के अंदर भी होंगे 1 2 3, क्योंकि A क्या है, A से ही रिलेट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, a relation R in set A is called the empty relation if no element of A is related to any element of A। यानी कि एक भी एलिमेंट A का खुद से भी रिलेट नहीं करेगा, ऐसा रिलेशन कहलाएगा हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। तो देखो एक इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक सेट लिया हमने A,
दूसरा सेट ए, क्योंकि ए का ए से रिलेशन कराएंगे तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। क्लियर, ए का ए से रिलेशन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर एक सेट मान लेते हैं, आर एक सेट मान लिया हमने, जिसके अंदर ए कॉमा बी इज सच दैट, ए कॉमा बी इज सच दैट कि हम कहेंगे कि ए प्लस में बी इज ग्रेटर देन 6 हो जाए। ए कॉमा बी इज सच दैट ए प्लस में बी ग्रेटर देन 6 हो जाए, जहां पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सॉरी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें पता है जो आर होगा वो सबसेट होगा किसका, वहां पे ए क्रॉस बी का होता था, तो यहां पे किसका हो जाएगा, ए क्रॉस ए का हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालना होगा। तो ए क्रॉस ए जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ए क्रॉस ए हो जाएगा हमारे पास 1 का 1 से रिलेशन, 1 का 2 से, 1 का 3 से, ऐसे ही 2 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से और 2 का 3 से, फिर यहाँ पे 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से रिलेशन। ए क्रॉस ए हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि a प्लस बी हमेशा 6 से बड़ा आएगा, a प्लस बी हमेशा 6 से बड़ा। तो यहाँ पे देखो a जो है वो ये वाले a के एलिमेंट है, जो b है वो ये वाले a के एलिमेंट, ये वाले a के एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक बार 1 और 1 रख के देखो, 1 प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पे है ना 1 प्लस 1, तो 2 क्या होता है, 6 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो यानी कि ये भी नहीं आएगा। फिर 1 कॉमा 2 रखेंगे तो 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, क्या 3 6 से बड़ा होता है, नहीं। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट ले लो, 2 कॉमा 3 ले लिया हमने, 2 कॉमा 3 यानी कि 2 प्लस 3 5, क्या 5 6 से बड़ा होता है, नहीं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 3 कॉमा 3 भी ले लेते हैं, 3 कॉमा 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 6 6 के इक्वल होता है लेकिन बड़ा नहीं होता। यानी कि ए क्रॉस ए में एक कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। क्लियर यहां तक। तो हम कहेंगे कि आर में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, यानी कि आर क्या हो गया, एक ऐसा रिलेशन जो कि नल रिलेशन है, जो कि एम्प्टी रिलेशन है। क्लियर यहां तक। जो नल रिलेशन होता है या एम्प्टी रिलेशन कह लो, उसको हम डिनोट करते हैं आर इक्वल 5 से। किससे डिनोट करते हैं उसको, आर इक्वल 5 से। या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, एक नल रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक नल रिलेशन। अब कभी कभी कोई इसे ऐसे शो कर देता है, कैसे, आर इक्वल्स ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि एक एलिमेंट प्रेजेंट है आर में और वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है 5। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है आर के अंदर और वो एलिमेंट है 5, जबकि हमको ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जो कि एम्प्टी हो, तो वो ये वाला और इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, इस तरीके से नहीं। क्लियर यहां तक। चलो, एम्प्टी रिलेशन हमारा हो गया क्लियर, आर इक्वल्स 5 जो होता है वो एम्प्टी रिलेशन होता है। क्लियर यहां तक। चलो अब देखते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा सेकंड आया यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। देखो, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये है ए, यहां पे भी ए, देखो यहां पे लिखा है ना कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ए से रिलेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ए का ए से रिलेशन हो रहा है, तो हमने दोनों में 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट। इसका अभी हमने क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, वो आपको याद होगा क्या है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1 1 1 2 और 1 3, ऐसे ही 2 1 2 2 और 2 3, फिर यहाँ पे भी 3 1 3 2 और 3 3। क्लियर यहां तक। अब अगर हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दें जिस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जिस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो कि a कॉमा बी इज सच दैट कि हमारे पास a क्रॉस a के सारे एलिमेंट उसमें इंक्लूड हो जाए। तो देखो हम कहेंगे कि a प्लस में b ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू अगर 6 हो, स्मॉलर देन इक्वल्स टू अगर 6 हो,
तो क्या होगा इस केस में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसा ए बी ए प्लस बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू अगर 6 हो तो हमारे पास आर के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि ए क्रॉस ए के अंदर प्रेजेंट है। देखो आप यहाँ पे देखो 1 + 1 करेंगे तो 6 से छोटा होता है, आएगा। 1 + 2 करेंगे 3, 6 से छोटा होता है। 1 + 3 करेंगे 4 आ जाएगा, तो वो भी 6 से छोटा होता है। यहां से आप कोई भी एलिमेंट देख लो, कोई भी एलिमेंट 3, 2 लिया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 भी 6 से छोटा होता है। फिर 3 + 3 इक्वल, देखो 6 के इक्वल आ गया, वो भी इंक्लूड होगा। यानी कि इस आर सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे ही 2, 1, 2, 2, 2, 3, ऐसे ही यहाँ पे 3, 1, 3, 2 और 3, 3। इस रूल के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे एलिमेंट आर में आ जाएंगे। तो जब कभी ऐसा हो कि आर के अंदर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आ जाएं, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो आर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए क्रॉस ए के। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की पहचान है कि ये इक्वल्स टू साइन होता है बीच में। इसका मतलब कि आर के अंदर वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि ए क्रॉस ए के अंदर होंगे। क्लियर यहां तक, यूनिवर्सल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब देखते हैं आगे कौन सा रिलेशन देखेंगे हम। फिर आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ, देखो रिफ्लेक्सिव को अगर हम रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा कंपेयर करें, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं अपनी इमेज मिरर में देखता हूं तो मुझे मेरा ही रिफ्लेक्शन दिखेगा, किसी और का तो दिखेगा नहीं ना। तो यानी कि ऐसा सेट ले हम, देखो यहां पे हम अगर सेट लेंगे ए सेट, यहां पे भी हमने ए सेट लिया, 1 2 3 1 2 3, ऐसा रिलेशन ले जहां पे हमें 1 की इमेज 1 ही मिले, 1 की रिफ्लेक्शन हमें 1 ही मिले, 2 की रिफ्लेक्शन 2 ही मिले, 3 की रिफ्लेक्शन 3 ही मिले, तो ऐसा रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं एक बार क्या है, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्लियर, देखो अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ a, a belongs to R for every a belongs to a, for every small a belongs to capital A। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम अपना वही पुराना एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसे। कौन सा, a को a से रिलेट करवाया, क्योंकि वहां पे लिखा है अ रिलेशन R इन सेट a को a से रिलेट कराएंगे तो 1 2 3 हमने इसमें ले लिया, 1 2 3 इसमें ले लिया। क्लियर, तो यहां पे हम एक R सेट ले लेते हैं, हमने क्या किया, एक R सेट ले लिया। अब हम ऐसा रूल डिफाइन कर दें कि जिसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, ऐसा रूल अगर हम डिफाइन कर दें जिसके अंदर एलिमेंट आए वो आए कुछ ऐसे 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ऐसे एलिमेंट आ जाए। ए को ए से रिलेट करवा रहे हैं और ए को ए से रिलेट करवाने के बाद हम एक ऐसा रूल डिफाइन करें जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट 1, 1, 2, 2, 3, 3 आए। इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें हम डबलेट कह सकते हैं, यानी कि हमारे पास डबलेट आए तो ऐसे रूल को हम कहेंगे क्या है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऐसा रूल हम डिफाइन करें जिसके थ्रू हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3 आए, यानी कि डबलेट आए, तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर यहां तक, यानी कि हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे और जो भी एलिमेंट होंगे उसके डबलेट हमें उस रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर यहां तक बात। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर ठीक है डबलेट आएंगे, अगर डबलेट के अलावा और कोई नंबर्स भी आ जाएं या और कोई ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, कैसे, देखो ऐसे यहां पे हम कहें कि सर 1, 2 भी आ जाता, अगर 2, 3 आ जाता, या फिर 3, 1 आ जाता, तो क्या अब भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाता, तो हम कहेंगे यस, ये अभी भी रिफ्लेक्सिव कहलाता। क्यों, क्योंकि हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है वो डबलेट की है कि ए सेट के जो फर्स्ट हमारे पास जो सेट होगा उसके सारे के सारे डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए उस सेट के अंदर, तो उस केस में वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। नेसेसरी कंडीशन ये होने चाहिए, इसके बाद अगर कुछ भी हो तो हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इनसे पड़ेगा, ये होनी चाहिए बस। क्लियर, अगर इनमें से एक है
या एक है या दो है, हम ऐसे कहें कि हमारे पास एक डबलेट है, दूसरा भी डबलेट है, तीसरा नहीं है और बाकी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डबलेट मिसिंग है। हर एक डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए ए सेट का, फर्स्ट वाले सेट का। क्लियर यहां तक? चलो, रिफ्लेक्सिव भी क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव भी क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज थी, देखो डेफिनेशन में एक चीज थी, इफ ए कॉमा ए, ये लिखा हुआ है इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब वही जो अभी हमने समझा, ए कॉमा ए का मतलब 1,1 या फिर 2,2 ले लो या फिर 3,3 ले लो। 1,1, 2,2, 3,3, ये सब किसको बिलोंग करने चाहिए? आर को। देखो यहाँ पे हमारे बिलोंग किए हैं आर को, यहाँ पे अभी हमने निकाला था ना कि ये किसको बिलोंग कर रहे थे? आर को। 1,1, 2,2 और 3,3 किसको बिलोंग कर रहे थे? आर को। तो वही वहां पे वो डेफिनेशन में कह रहा है। क्लियर? ए कॉमा ए बिलोंग्स करने चाहिए आर को। फिर यहां पे है फॉर एवरी ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का मतलब ये है कि जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है। क्लियर? स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है। ये 1, 2, 3 क्लियर यहां तक? रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया? ऐसा रिलेशन जिसमें कि सारे डबलेट प्रेजेंट हो, ऐसा रिलेशन कहलाता है रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या हुआ? देखो, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ a1, a2 बिलोंग्स टू आर implies that a2, a1 belongs to r for all a1, a2 belongs to a। क्या मतलब हुआ? देखो, ऐसा रिलेशन जिसमें कि a1, a2 प्रेजेंट हो तो a2, ऐसा रिलेशन जिसमें कि a1, a2 प्रेजेंट हो तो a2, a1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि उसका ठीक उल्टा भी प्रेजेंट होना चाहिए। कैसे? देखो ऐसे, ए का ए से ही रिलेशन है, यहीं पे कर लेते हैं। ये रहा ए का ए से रिलेशन, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे भी 1, 2, 3। तो हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करें जिसके थ्रू हमारे पास 1, 2 आए तो उसका उल्टा 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके वो रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। आप हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करोगे, देखोगे उसका उल्टा प्रेजेंट है। अगर उसका उल्टा प्रेजेंट हुआ तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके ये जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आई बात? इसका मतलब यहाँ पे यही हुआ, a1, a2 यानी कि अगर a1 की वैल्यू 1 ले ली, a2 की वैल्यू 2, तो 1, 2 प्रेजेंट है रिलेशन में, तो 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर यहां तक? चलो, सिमेट्रिक समझ गए, बहुत अच्छे से हमको सिमेट्रिक आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, यूनिवर्सल भी आ गया और एम्प्टी भी आ गया। तो एक काम करते हैं, बहुत सारे रिलेशन लेते हैं और उनको चेक करते हैं कि क्या वो रिफ्लेक्सिव होंगे, क्या सिमेट्रिक होंगे, क्या वो दोनों होंगे या फिर दोनों ही नहीं होंगे। क्लियर? तो चलो एक कंडीशंस लेते हैं, कंडीशन क्या, रिलेशन लेते हैं बहुत सारे। अब देखो, ये जो रिलेशन ले रहा हूं मैं वो ए का ए से ही ले रहा हूं और वो जो सेट है वो हमारा 1, 2, 3 का ही सेट है। क्लियर? ये याद रखना, ए का ए से ही रिलेशन और एक में जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 ही प्रेजेंट है। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3। R2 रिलेशन ले लिया, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 1 और 3, 2। फिर यहाँ पे R3 रिलेशन ले लेते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3। R4 रिलेशन ले लिया, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 1। R5 रिलेशन ले लिया हमने, 1, 1, 1, 2, 1, 3,
3,2, 2,3, 3,3। ये हमने कुछ बहुत सारे रिलेशन ले लिए, R1, R2, R3, R4, R5, 5 टाइप के हमने रिलेशन ले लिए। अब इन रिलेशन को चेक करते हैं कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, या कौन सा दोनों ही नहीं है, या कौन सा दोनों है। देखो पहला रिलेशन चेक करते हैं, 1,2 है तो इसका क्या उल्टा 2,1 प्रेजेंट है, दिख गया हमें 1,2 और 2,1 इसका उल्टा दिख गया। चलो सिमेट्रिक के लिए थोड़ी बहुत कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है। 2,3 तो 3,2 है, देखो 3,2 कहीं पे भी नहीं है। अगर हमें ऐसा एक भी ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए जिसका उल्टा प्रेजेंट ना हो तो हम डायरेक्टली वहां पे कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 1,1 तो प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, 3,3 भी मिल गया। इसके बाद के हमें देखने की जरूरत नहीं है, जब हमें ये मिल गया है तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। क्लियर यहां तक? चलो R2 रिलेशन चेक करते हैं। 2,2 है, 2,2 के बाद 1,1 भी है, 3,3 है, इसने भी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब हम दूसरा चेक करेंगे 2,1 और 3,2। 2,1 चेक किया तो 1,2 नहीं मिला हमें, 3,2 चेक किया तो 2,3 नहीं मिला, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। अब यहां पे आपको एक चीज देखनी है, जो यहां पे डबलेट है। देखो हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहां पे 2,2 है, क्या 2,2 अपने आप में सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? सपोज यहां पे देखो, सिर्फ इसको लेते हैं, 2,2 अपने आप में ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? 2,2 का अगर हम उल्टा करें तो क्या आएगा? 2,2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसे ही अगर हम 1,1 करें उसका उल्टा क्या होगा? 1,1 ही होगा। 3,3 करते हैं उसका उल्टा क्या होगा? 3,3 होगा। तो यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि जो डबलेट होते हैं वो खुद के ही उल्टे होते हैं। तो यानी कि जहां पे भी अगर हमें डबलेट दिखेंगे तो वो डबलेट अपने आप में सिमेट्रिक कहलाएंगे। हमें फिर चेक करना है दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के लिए। क्लियर? तो देखो यहाँ पे 2,2 था, 3,3 था, 1,1 था, तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। तो जब हम सिमेट्रिक की कंडीशन देखेंगे, सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए ये खुद का उल्टा है, ये भी खुद का उल्टा है, ये भी खुद का उल्टा है, लेकिन 2,1 का उल्टा 1,2 प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए ये हमने सिमेट्रिक नहीं बोला, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर यहां तक? चलो अब यहां पे बात आई 1,1, 2,2, 3,3, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्लियर यहां तक? क्या सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हुई? अभी हमने समझा कि सिमेट्रिक के लिए जो 1,1, 2,2 और 3,3 यानी कि जो डबलेट्स हैं वो सिमेट्रिक की कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं। तो जब ये करते हैं सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। क्लियर यहां तक? चलो R3 हमारा रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया। फिर R4 देखते हैं। R4 में क्या है? देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ध्यान से देखो, यहां पे अभी हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी कि ये अभी अपने आप में सेट नहीं बना है। जब ये सेट ही नहीं बना है तो हम कहेंगे ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ये सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की कंडीशन तब रखेंगे हम जब ये R जो है अपने आप में एक सेट बनेगा। ये भी सेट ही नहीं बन रहा है तो हम डायरेक्टली कहेंगे ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ये सिमेट्रिक है। क्लियर? R4 वाला रिलेशन। अब बात आती है R5 की। R5 में देखो 1,1 है, 2,2 प्रेजेंट नहीं है, 3,3 प्रेजेंट है, लेकिन 2,2 प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा जो डबलेट का वो प्रेजेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए 1,1 है, इसका उल्टा 1,1 ही होता है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, 3,3 को भी नहीं छेड़ेंगे, तो बचा 1,2, तो 2,1 प्रेजेंट है? नहीं है। एक ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐसा मिल गया जिसका उल्टा प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से देखने आ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव कैसे देखते हैं, सिमेट्रिक कैसे देखते हैं। आगे बहुत अच्छे से समझ में। अब जो इसके नए टाइप्स के जो रिलेशन होंगे, जो दूसरे टाइप्स जो रिलेशन है, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।
If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.